नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में। जहाँ पिछली क्लास में हमने जहांगीर के बारे में बात की थी और आज हम जहांगीर के बेटे और मुगल साम्राज्य के अगले बादशाह शाहजहां के बारे में बात करेंगे। शाहजहां सेकंड लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य का। इसके बाद आखिर में औरंगजेब आएगा और उसके बाद फिर परवर्ती मुगल शासक आना शुरू हो जाएंगे, लेटर मुगल रूलर्स आना शुरू हो जाएंगे, जिनका इतिहास में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, सिवाय उसके कि उन्होंने अंग्रेजों को पनपने के लिए एक बहुत अच्छी जमीन प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो हम शाहजहां के बारे में लगभग सभी बातों का अध्ययन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको समझेंगे, यहाँ से प्रश्न बनाएंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें शाहजहां के बारे में क्या-क्या पढ़ना है। साथियों, शाहजहां का पूरा नाम मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम था। खुर्रम इसके बचपन का नाम था, जो कि अकबर ने इसको दिया था। ठीक है, अकबर के समय ही इसका जन्म हो जाता है, तो खुर्रम जो नाम है वो अकबर ने दिया था इसको। ठीक है, और बाद में इसे शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जब ये दक्कन के अभियान से आता है और दक्कन के अभियान की सफलता मिलती है, तब इसको शाहजहां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय, हमेशा की तरह वही जन्म वगैरह, टीचर वगैरह कौन थे, ये सारी बातें जानेंगे। राज्य अभिषेक कैसे हुआ, कोरोनेशन कैसे हुआ, हम प्रमुख विद्रोहों की बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट रिवोल्ट कौन कौन से हुए, शाहजहां के मुख्य अभियान कौन कौन से हुए, काबुल वाला अभियान, इन सब की हम चर्चा करेंगे। शाहजहां की धार्मिक नीति की बात करेंगे। पहला हिस्सा कट्टरता से भरा रहता है और दूसरे हिस्से में उदारता हमें दिखाई देती। ठीक है, फिर हम शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। जिस तरह जहांगीर के शासन काल को स्वर्ण चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, ठीक उसी तरह शाहजहां के शासन काल को मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है साथियों, फिर हम अन्य तथ्यों की बात करेंगे और आखिर में हम उत्तराधिकार के युद्ध की बात करेंगे, बैटल ऑफ सक्सेसर की बात करेंगे कि कैसे औरंगजेब अगला बादशाह बनता है। वो कहानी हम यहीं पर समझ लेंगे कि औरंगजेब ने बादशाह बनने के लिए अपने भाइयों के साथ युद्ध किया और सबसे कड़ा जो प्रतिद्वंदी था वो दारा शिकोह था। दारा शिकोह एक बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति था, राजकुमार था। अगला बादशाह दारा शिकोह को ही बनना था, लेकिन औरंगजेब और दूसरे भाइयों ने मिलकर के दारा शिकोह को मार डाला और दारा शिकोह को फांसी दी गई कि वो धर्म की निंदा करता है, वो इस्लाम की निंदा करता है, तो उसे फांसी दी गई। और ये भी कहा जाता है कि उसका सर कहीं और दफनाया गया, उसका तन कहीं और दफनाया गया, अंततः उसे हुमायूं के मकबरे दिल्ली में ही दफना दिया गया था। तो दारा शिकोह का बहुत बड़ा योगदान है। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, उसने वेदों का अध्ययन किया और कहा कि वेद एक बहुत कमाल के साहित्य हैं। ये सारी बातें दारा शिकोह ने बोली। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे, पूरी की पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी ये कहानी कंप्लीट हो जाए उतनी अच्छी बात है। हमेशा की तरह क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, रिवीजन आपको करना है और बार बार चीज़ों को रिकॉल करो, तभी जाकर के चीज़ें कंप्लीट होती। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको समस्या बहुत ज़्यादा जाएगी प्यारे दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय के साथ, एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, शाहजहां का जो जन्म है वो 5 जनवरी 1592 में हुआ था। 5 जनवरी 1592 को जन्म हुआ था, ये सब नहीं पूछता है। इसका मूल नाम खुर्रम था और खुर्रम नाम अकबर के द्वारा इसे दिया गया था। इसकी माता का नाम जगत गोसाई था और पिता का नाम सलीम था। याद रखिएगा, जगत गोसाई, दूसरी शादी जो जहांगीर की हुई थी वो जगत गोसाई से हुई थी। कल हमने पढ़ा था, पहली शादी जो हुई थी वो मान बाई के साथ हुई थी और जो दूसरी शादी है वो जगत गोसाई के साथ हुई थी। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको, हमने कल डिस्कस किया था। कमेंट करके बताइएगा कि जगत गोसाई को कौन सी उपाधि दी गई थी मृत्यु के बाद। जो विवाह है वो मुमताज के साथ हुआ था। मुमताज को अर्जुमंद बानो बेगम मूल नाम था और जो अर्जुमंद बानो बेगम है
ये बेसिकली जो आसफ खान है उनकी बेटी थी और इनकी सलाहकार का नाम सती उन निशा खानम था जो कि दासी थी। मृत्यु बुरहानपुर में होती है 14वीं संतान गौहन आरा को जन्म देते समय। मुमताज को मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की गई थी और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है साथियों? ताजमहल में मकबरा बनाया गया। दुनिया का सबसे खूबसूरत जो मकबरा है वो ताजमहल का मकबरा माना जाता है। बाद में जब शाहजहां की भी डेथ हो जाती है तो शाहजहां को भी ताजमहल में ही दफनाया गया। तो अब यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो पहला बहुत बेसिक सवाल बन सकता है कि अच्छा बताइए शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। दूसरा सवाल बन सकता है कि मुमताज का मूल नाम क्या था? तो मुमताज का मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम और शाहजहां की शादी होती है और यह भी हमने कल आपको बता दिया था कि जो नूरजहां थी तो नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खान और आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। यही कारण है कि आसफ खान चाहता था कि अगला बादशाह शाहजहां बने और नूरजहां चाहती थी कि अगला बादशाह शहरयार बने, क्योंकि नूरजहां की बेटी की शादी शहरयार के साथ हुई थी जबकि आसफ खान की बेटी की शादी शाहजहां के साथ हुई थी। ठीक है। कहा जाता है कि ये बहुत प्रेम करता था और प्रेम से उसे मुमताज बुलाया गया। मुमताज बुलाने के अलावा मलिक ए जमानी की उपाधि दी। 1631 में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु होती है 14वीं संतान को जन्म देते समय। 14वीं संतान गौहर आरा को जन्म देती है। गौहर आरा तो बच जाती है लेकिन मुमताज की मौत हो जाती है और मौत के बाद उसे ताजमहल में दफनाया जाता है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा है। और उसी ताजमहल में जब 8 साल तक औरंगजेब शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखता है, कैद होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद शाहजहां को भी उसी ताजमहल में दफनाया गया था। तो ताजमहल मूल रूप से दो लोगों का मकबरा है, शाहजहां और मुमताज। इसी तरीके से हुमायूं का मकबरा भी दो लोगों का मकबरा है। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, एक हुमायूं और दूसरा दारा शिकोह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें, जैसे प्रश्न पूछा गया कि मुमताज को कौन सी उपाधि दी गई? मलिक ए जमानी। मुमताज का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। इस तरह के सवाल किए जाते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। मुमताज और शाहजहां के कुल 14 संतानें थीं, लेकिन 14 में से सिर्फ 7 संतानें ही जीवित बची, जिसमें से 4 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। सबसे पहली संतान, ये सवाल पूछा गया कि शाहजहां और मुमताज की जो पहली संतान थी वो जहां आरा। सबसे पहली संतान जहां आरा, और जहां आरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जहां आरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली जो संतान रही वो जहां आरा रही। उसके अलावा फिर दूसरे में आप देख पाए कि दारा शिकोह का जन्म हुआ जो 4 बेटों में सबसे बड़ा था। फिर समझ पाए कि सुजा का जन्म हुआ, फिर रोशन आरा का जन्म हुआ, औरंगजेब का जन्म हुआ, मुराद का जन्म हुआ और गौहन आरा का जन्म हुआ। तो सबसे बड़ी जो संतान थी वो जहां आरा, सबसे छोटी गौहन आरा। और कई बार ना इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। तो दारा शिकोह, सुजा, औरंगजेब, मुराद, ये पूरा का पूरा एक चार्ट भी बना हुआ है कि सबसे पहले जहां आरा आती है, फिर दारा शिकोह है, फिर सुजा है, फिर औरंगजेब है और आखिर में मुराद है। आखिर में जो उत्तराधिकारी का युद्ध होगा ना, बैटल ऑफ सक्सेशन होगा, वो इन 4 लोगों के बीच में होगा, दारा शिकोह, सुजा, औरंगजेब और मुराद। तो ये बातें याद रखना। और जहां आरा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल थी जहां आरा, उसके बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अब देख पाइए कि जो मौत होती है शाहजहां की वो आगरा में हुई। उससे पहले की स्टोरी ये है कि इसका बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब ने 8 सालों तक इसे आगरा में कैद करके रखा था और ये औरंगजेब है, ये शाहजहां है। और जब ये कैद में था तो इसको इस तरीके से आगरा के किले में रखा गया था कि ये हमेशा ताजमहल को देखता रहता था। ये एक स्टोरी है साथियों, ये एक पूरी की पूरी कहानी। ठीक है। इसके पहले शिक्षक का नाम मुल्ला कासिम बेग था। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया और यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की नींव डाली। इसी शाहजहानाबाद में लाल किला स्थित है साथियों। ठीक। तो ये प्रश्न भी बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी
आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की थी। तो याद रखिएगा कि आगरा से दिल्ली को कैपिटल बनाया था शाहजहां ने 1638 में, और इसके लिए उसने दिल्ली में एक शहर भी बनाया शाहजहानाबाद, और उसी शाहजहानाबाद में लाल किले की स्थापना की थी साथियों। ठीक है, तो यहां से अब क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो यहां से पहला सवाल यही बन सकता है कि शाहजहां की सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? तो उनकी बेटी जहां आरा वो पहली संतान थी। फिर अगर हम चार बेटों की बात करें तो उसमें पहला नंबर दारा शिकोह का आता है, उसके बाद शुजा, शुजा के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद मुराद। सबसे छोटी जो संतान थी वो गौहन आरा थी, और गौहन आरा को जन्म देते समय ही मुमताज की मृत्यु हो जाती है, मुमताज की डेथ हो जाती है। तो ये तो हो गई बहुत ही बेसिक बातें, और यहां से बहुत सवाल बनते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से बनते हैं साथियों। ठीक है, अब राज्य अभिषेक कैसे हुआ, कैसे इसका कोरोनेशन हुआ, इस बात को भी जरा समझने की जरूरत है। तो 4 जनवरी 1628 को आगरा में इसका राज्य अभिषेक हुआ। जब इसका राज्य अभिषेक हुआ तब इसे अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद किरण एसानी की उपाधि दी गई। इसने आसफ खान को 8,000 का मनसब दिया और वजीर की उपाधि प्रदान की। अच्छा, कल एक गलती हो गई थी कि जो एतमाद उद्दौला है उसे 7,000 का मनसब मिला था, कल मैंने 15,000 बोल दिया था, उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, पीपीटी में हमने करेक्ट कर दिया है। खान ए खाना की उपाधि इसने महावत खान को दी थी। अब ये दोनों सहयोगी हैं, याद रखिए महावत खान वही व्यक्ति था जो पहले इसके विद्रोह को दबाने गया था, बाद में महावत खान इसका सहयोगी हो जाता है। तो महावत खान और महावत खान के अलावा आसफ खान, आसफ खान तो ससुर हैं, तो आसफ खान और महावत खान दोनों इनके सहयोगी। ठीक है, तो दोनों को बहुत बड़ा पद दिया, आसफ खान को वजीर बना दिया और महावत खान को 7,000 का मनसब देके खान खाना की उपाधि दे दी। कवियों को इसने बहुत ही ज्यादा दान दिया था। कहा गया कि जब ये राजा बना तो राजा बनने के बाद इसने कवियों को बहुत सारा दान दिया, तो कवियों ने लिखा कि ये विश्व विजेता है। अब ऑब्वियसली बात है, आप किसी को दान दोगे तो वो आपको विश्व विजेता ही बोलेगा साथियों। ठीक है, अब आपको षड्यंत्र याद है, ये पूरी की पूरा षड्यंत्र याद है आपको? हमने कल षड्यंत्र की भी बात की थी, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। देखो, हमने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अब ना षड्यंत्र होने लगे हैं, राजा बनने से पहले षड्यंत्र होने लगे। तो षड्यंत्र ये हुआ कि जब जहांगीर की मृत्यु हुई, बहुत अच्छे से समझना, जब जहांगीर की मृत्यु होती है, जहांगीर की डेथ होती है, तो उस समय जो शाहजहां है ये दक्षिण भारत में था, ये साउथ इंडिया में था। अब दो लोग हैं, एक तरफ है नूरजहां, एक तरफ है नूरजहां, और दूसरी तरफ है आसफ खान। भाई बहन है दोनों, याद रखिएगा। आसफ खान, नूरजहां चाहती थी कि शहरयार अगला बादशाह बने, और आसफ खान चाहता था शाहजहां अगला शासक बने। कारण भी बड़ा साफ था कि नूरजहां की बेटी का नाम था लाडली बेगम, और उसकी शादी हुई थी शहरयार के साथ, और आसफ खान की बेटी का नाम था मुमताज या अर्जुमंड बानो बेगम मुमताज। तो वो चाहता था कि शाहजहां शासक बने। तो आसफ खान के प्रॉब्लम ये थी कि यार इंगेज कैसे करें, क्योंकि कोई फ्लाइट तो थी नहीं कि वो दक्षिण भारत से तुरंत उत्तर भारत आ जाए। तो इंगेज कैसे किया जाए मामले को? तो आसफ खान ने एक बलि का बकरा चुना, दावर बख्श। ये खुसरो का बेटा था, वही खुसरो जिसको अंधा करवा दिया था, वही खुसरो जो मानबाई और जहांगीर का बेटा था। तो उसके बेटे का नाम था दावर बख्श। इसने जानबूझ के दावर बख्श को आगे कर दिया बलि का बकरा बनाने के लिए, ताकि नूरजहां को उलझाया जा सके। तो दावर बख्श को इसने बादशाह के देश में आगे किया, उसको मार दिया गया, वो मर गया, इसीलिए उसको बलि का बकरा बोलते हैं। इतने में शाहजहां आ गया। शाहजहां डेफिनेटली योग्य था सभी लोगों में, उसने सबको मारा और फिर वो बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद उसने नूरजहां को मारा नहीं, नूरजहां को उसने कहा कि हम आपको 2 लाख रुपए की पेंशन हर साल भेज दिया करेंगे, आप लाहौर चले जाओ। तो फिर नूरजहां लाहौर में रहती है, लाहौर में ही उसकी डेथ हो जाती है 45 के आसपास। और फिर उसे जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर में, 2 मुगल बादशाहों का मकबरा बाहर है, एक शुरुआत में, परवर्ती मुगलों की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक मकबरा है बाबर का जो काबुल में बना हुआ है, और एक मकबरा है जहांगीर का जो लाहौर में बना हुआ है साथी।
ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। ये राज्यरोहण की कहानी है, ये पूरी की पूरी स्टोरी है कि कैसे उसका कोरोनेशन हुआ। तो ये याद रखना कि 4 जनवरी 1628 को उसका राज्य अभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आगरा वाले इलाके में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहां से जो सवाल बनेंगे वो अभी मैं दोबारा से आपको बता दूंगा, तो एक एक करके आप सभी सवालों के जवाब भी दे देना। अब हम प्रमुख विद्रोहों की बात कर लेते हैं कि प्रमुख विद्रोह कौन से हुए। तो एक जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह होता है। ये वीर सिंह बुंदेला के उत्तराधिकारी थे, वही वीर सिंह बुंदेला जिसने मदद की थी जहांगीर की। याद है आप लोगों को? ठीक है, जहांगीर की मदद की थी। राजधानी ओरछा थी जुझार सिंह बुंदेला की। तो जुझार सिंह के पुत्र विक्रमजीत की वित्तीय अनियमितता, दिसंबर 1635 में औरंगजेब और गोंड जाति के लोगों के द्वारा जुझार सिंह और विक्रमादित्य की हत्या कर, विक्रमजीत है ये, विक्रमादित्य हो गया गलती से, की हत्या कर दी। इसके बाद एक और विद्रोह है खान ए जहां लोदी का विद्रोह। ये अफगानी था और महावत खान ने इस विद्रोह को दबा दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है पुर्तगालियों का दमन। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से सवाल नहीं बनते, तो ज्यादा परेशान नहीं होना, बस पता होना चाहिए। पुर्तगालियों का दमन, ये कहानी थोड़ी समझने की है, ये स्टोरी थोड़ी समझने। क्या कहानी होती है? तो शाहजहां ने 10,000 टंका की वार्षिक एवज में पुर्तगालियों को बंगाल के हुगली के पास शासन करने के लिए दे दिया। उस समय सूबेदार यहां पर कासिम खान था। अब पूरी कहानी क्या है जरा ये समझना। देखो ये बात तो हम समझ ही चुके हैं कि अब यूरोपीय कंपनियां भारत आ चुकी हैं, यूरोपियन कंपनीज इंडिया आ चुकी हैं। जहांगीर से मिलने के लिए विलियम हॉकिंस आया था, टॉमस रो आया था। अकबर से मिलने के लिए रॉल्फ फिंच आया था। अकबर जब गुजरात गया था तो वो पुर्तगालियों से भी मिला था। तो अब पुर्तगाली भी भारत में विस्तार करना चाहते हैं, पोर्चुगीज भी इंडिया में एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में हुआ ये कि पुर्तगाली शाहजहां के पास आए कि हम बंगाल में व्यापार करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है करो। तो बंगाल में यहाँ एक जगह है और इस जगह का नाम है हुगली। तो शाहजहां ने हुगली में इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। व्यापार करने की अनुमति दे दी। और इस समय जो बंगाल का सूबेदार है, जो बंगाल का सूबेदार मतलब यहाँ का सीएम मान लीजिए, वो कासिम खान है। वो कासिम खान है। तो ये लोग अच्छे तरीके से व्यापार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुर्तगालियों को ये लगने लगा कि शाहजहां जो है वो बहुत ही कमजोर किस्म का शासक है। तब पुर्तगालियों ने चाल चलना शुरू किया। अब पुर्तगाली क्या करने लगे कि पुर्तगालियों ने उन्हें हुगली मिला था काम करने के लिए। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वो यहाँ किला बंदी करने लगे। किला बंदी मतलब फोर्टिफिकेशन, कि अब हम अपने आप का फोर्ट, जैसे ये उनका ऑफिस है तो अब इस ऑफिस के बाहर ऐसी बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने लगे, एक फोर्ट का निर्माण करने लगे। कैसे स्वीकार करता कोई? कैसे इस बात को एडमिट करता? तो तुरंत कासिम खान ने विद्रोह किया, नहीं ये गलत है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि एक जहाज था और उस जहाज में मुमताज की बहुत सारी दासियां थी। जो मुमताज हैं उनकी बहुत सारी दासियां थी। तो इन्होंने उन दासियों को पकड़ के उन सब की तस्करी कर दी, उन सब की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी। बहुत ही बड़ी बात हो गई, बहुत ही बड़ी बात हो गई। तीसरा ये क्या काम करते थे, यहां धर्मांतरण भी करा रहे थे। ये लोगों को लाभ देकर के जबरन रिलीजन चेंज करा रहे थे, लोगों का जबरन ही रिलीजन चेंज करा रहे थे, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। और वित्तीय अनियमितताएं कर रहे थे, जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल करप्शन कर रहे थे, वित्तीय अनियमितताएं। इन सब की वजह से शाहजहां और कासिम खान दोनों ने पहले इनको वार्निंग दी कि यार सुधर जाओ, नहीं तो हम कोई एक्शन लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अंततः जब पुर्तगाली नहीं माने,
अंततः जब पुर्तगाली नहीं माने तो कासिम खान को आदेश दिया गया कि आप जाकर के पुर्तगालियों पर एक्शन लो। बहुत ही कड़ा एक्शन लिया गया, बहुत सारे पुर्तगालियों को मार दिया गया। बाद में पुर्तगालियों ने शाहजहां से आकर के माफी मांगी, पर अब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों का युग शुरू होने वाला था, एरा ऑफ ब्रिटिशर्स शुरू होने वाला था। तो पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ था, पोर्चुगीज का विद्रोह हुआ था, पर दबा दिया गया इस विद्रोह को, ये याद रखिएगा साथियों। बाकी जुझार सिंह बुंदेला और उसके बेटे विक्रमजीत सिंह बुंदेला का विद्रोह भी हुआ था, उसे भी दबा दिया गया। अब आ जाते हैं मुख्य अभियान। देखो ये जो चीजें हैं ना, ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ। सामान्य परिचय इंपॉर्टेंट था, वहां मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया कि वहां से प्रश्न बन सकता है। राज्य अभिषेक इंपॉर्टेंट था, वहां से प्रश्न बन सकता है। पर विद्रोह और अभियान शाहजहां के उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट जहांगीर अकबर के थे और आगे औरंगजेब के होंगे। इसीलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एक क्रम के रूप में हमें इन्हें पढ़ लेना है। ठीक, चलिए तो अब हम दक्कन अभियान की बात करते हैं, दक्कन कैंपेन की बात करते हैं। तो अहमदनगर, ये प्रश्न जरूर पूछा गया था कि शाहजहां ने अहमदनगर पर कब नियंत्रण पा लिया। तो अहमदनगर को जीतने की कोशिश तो बहुत पहले से हो रही थी, बहुत शुरुआती समय से अहमदनगर को कंट्रोल करना चाहते थे मुगल। अकबर के टाइम पे रहा, फिर चला गया, फिर आया। तो अंततः 1633 में सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद किया गया और फिर जाकर के इन्होंने अहमदनगर पर अधिकार किया। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि शाहजहां ने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कब किया। तो 1633 में यह विलय किया था। बीजापुर और गोलकुंडा पर भी नियंत्रण कर लिया। इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें खानदेश, बरार, दौलताबाद, तेलंगाना, इन सब को मिलाकर के एक दक्कन का सूबा बनाया। और ये बहुत बड़ा इलाका और बहुत मुश्किल इलाका था, इसलिए यहां पर उसने औरंगजेब को नियुक्त किया था। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार सबसे लंबे समय तक रहा है। पहले वो 1636 से 1644 तक दक्कन का सूबेदार रहा और फिर 1653 से 1658 तक वो दक्कन का सूबेदार रहा। इवन जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जब बैटल ऑफ सक्सेसर होता है, तब भी वो दक्षिण भारत में ही था। फिर वो लड़ने के लिए उत्तर भारत आता है, नॉर्थ इंडिया आता है। तो औरंगजेब बहुत लंबे समय तक दक्षिण का सूबेदार बना रहा। यहीं पर औरंगजेब ने, आपको याद है, मलिक अंबर ने खिड़की नाम का एक शहर बसाया था। उस शहर का नाम बदल करके इसने औरंगाबाद किया। फिलहाल उस शहर का नाम संभाजी नगर है, महाराष्ट्र में आता है। और औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान की सहायता से यहाँ एक भूराजस्व व्यवस्था बनाई और मुर्शिद कुली खान को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, साउथ का टोडरमल कहा जाता है। यहीं से प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे कि औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था। दक्कन का सूबेदार था। आगे जाकर के जब ये दक्कन अभियान करेगा तो इसे दक्कन सम्राट कहा जाएगा। दक्षिण का सम्राट अकबर को कहा जाता है, दक्कन सम्राट इसी को कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके अलावा दक्कन का अभियान हो गया, 1633 में विलय हो गया। इसने एक अभियान किया था बुखारा, बदख्शां और बल्ख, ये साथ में 3 इलाके थे। ये इलाके जो है ना, बुखारा वाला जो इलाका है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप देता हूँ। ये बुखारा, बदख्शां और बल्ख, इस अभियान का उद्देश्य ये था कि काबुल की सीमा से बल्ख लगा हुआ था, ईरान और मुगल के बीच में एक बफर स्टेट बन सके। देखो मामला यह हो गया था कि इसने पहली कोशिश, इसने काबुल वाला अभियान भी किया था, पर वो सफल नहीं रहा था साथियों। इसकी सोच क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब इसने बल्ख का अभियान किया, बल्ख या बुखारा वाला अभियान किया, तो इसकी सोच ये थी कि यार ये काबुल वाला इलाका है, तो पहले हम इस पे अधिकार पालेंगे। यहां बीच में बल्ख वाला इलाका आता है और यहां ईरान का शासन। तो वो चाहता था कि ये जो बल्ख है, अगर इस पर हमारा अधिकार हो गया तो एक बफर राज्य के रूप में यह काम करेगा, बफर स्टेट के रूप में काम करेगा। यहां मुगल होंगे और यहां ईरान के अब्बास होंगे। ठीक है, ईरान के अब्बास होंगे। इस तरह से वो शासन करना चाहता था। काबुल और कंधार वाले क्षेत्र पे वो इसलिए अधिकार करना चाहता था क्योंकि इस पर वो अपना पैतृक अधिकार मानता था और सीमा की सुरक्षा भी हो जाती। तो काबुल और कंधार का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था कि भले ही इन क्षेत्रों से आपको
आर्थिक आय नहीं होती थी, इकोनॉमिक इनकम नहीं होती थी, पर एट द एंड ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे कि कोई भी अटैक करेगा तो पहले इन क्षेत्रों से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब आप भारत की मुख्य भूमि में आ पाओगे। तो इसीलिए उसने ये कैंपेन किए, हालांकि असफल हुए, सफलता उसे नहीं मिली। तो इसमें पहले वाले मध्य एशिया में तो ये जीत गया था औरंगजेब, पर बाद में वो भी हिस्सा उसके हाथ से निकल गया। कांधार का अभियान किया, ये असफल रहा। कांधार को भारत का सिंहासन कहा जाता था। ईरान के शासक शाह अब्बास द्वितीय ने कब्जा कर लिया। दारा शिकोह का इसमें एक कथन था कि जो कोई अब तक नहीं कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा, पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अहोम अभियान भी किया, पर अहोम अभियानों में भी इन्हें सफलता मिली नहीं। अहोम जो है ये मुख्य रूप से असम वाले क्षेत्र में स्थित एक राज्य था, जिसमें असम का इलाका, अरुणाचल प्रदेश का इलाका और तिब्बत का इलाका शामिल था। यहां पर अहोम वंश का शासन हुआ करता था साथियों। जोरहट उनकी कैपिटल हुआ करती थी। अहोम नाम का राज्य था जो अरुणाचल, असम, यहाँ तिब्बत इन क्षेत्रों में फैला हुआ था, जोरहट। और यहाँ अलग अलग वंशों ने शासन किया है। मध्यकाल में यहाँ मुख्य रूप से चाओलुंगा सुकाफा का नाम आता है। चाओलुंगा सुकाफा का नाम आता है साथियों। तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन कि अहोम के कहाँ पर था, क्योंकि अहोम की चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो असम, अरुणाचल, तिब्बत इन सब के भाग पर अहोम था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम धार्मिक नीति की बात करेंगे, रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि शाहजहां की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी, रिलीजियस पॉलिसी किस प्रकार की थी। तो धार्मिक नीति इसके दो भागों में बटी हुई है। जो पहला वाला हिस्सा है शाहजहां की धार्मिक नीति का, उसमें ये कट्टरता और दूसरी वाली नीति में उदारता दिखाई देती है। पहले में ऑर्थोडॉक्स है, वहीं सेकंड वाला जो टर्म है उसमें लीनियंसी है। अब जैसे हम पहले टर्म की बात करें तो इसने पूरी तरीके से शरीयत का पालन करा। तो शाहजहां को कहा गया कि ये शरीयत का स्तंभ है, ये धर्म का रक्षक है। शाहजहां को कहा गया कि ये शरीयत का स्तंभ है, ये धर्म का रक्षक है। इस तरह के शब्द प्रयोग किए गए। इसने सिजदा की प्रथा को खत्म कर दिया, वही सिजदा और पैबोस की प्रथा जो बलबन ने चलाई थी, बाद में अकबर ने भी चलाई। तो प्रश्न पूछा जाता है, उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने बलबन के द्वारा शुरू की गई सिजदा की प्रथा को खत्म कर दिया। अब कानून इसका वही था कि भाई मैं शरीयत के हिसाब से शासन कर रहा हूं, उसके हिसाब से अगर किसी का सर झुक रहा है तो वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, मेरे सामने नहीं झुकना चाहिए। तो इसने इस प्रथा को ही बंद कर दिया था, सिजदा की प्रथा को ही इसने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और सिजदा की जगह इसने एक प्रथा चलाई जिसे चादर तस्लीम कहते हैं। इसमें दायां कंधा झुका करके हाथ को सर पर 4 बार, हल्का सा दायां कंधा उठा करके ऐसे 1 2 3 4, दायां कंधा जैसे ये है, एक झुकाया 1 2 3 4, इस तरीके की एक प्रथा थी जिसे चादर तस्लीम कहा जाता था। फिर इलाही संवत जो अकबर ने शुरू किया था, इसको बंद करके हिजरी संवत, हिजरी संवत इस्लामी कैलेंडर को कहा जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको हिजरी संवत बोलते हैं। तो हिजरी संवत शुरू किया गया। इसने कहा कि अब किस दरबार में हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। पहले दरबार में भी हिंदू त्योहार मनाए जाते थे, जहांगीर ने रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी थी। इसने कहा कि अब दरबार में कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मनाया जाएगा। इसने कई जगह पर गौ हत्या से प्रतिबंध हटा लिया। हालांकि गुजरात में गौ हत्या निषेध जारी रहा, पर मैक्सिमम जगह से गौ हत्या पर निषेध खत्म कर दिया। कहा कि हिंदू लड़के और मुसलमान लड़की का विवाह प्रतिबंधित है। मंदिर ध्वस्त कर दिए, नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। ये सारे काम इसने किए थे। पर आगे जाकर के इसने एक और काम किया था कि शाह मीर लाहौरी और अली सिंधी के नेतृत्व में धर्मांतरण विभाग भी बनाया था। और कहा जाता था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार करता है तो उसको संपत्ति के ज्यादा अधिकार मिलेंगे। मुसलमानों को प्राथमिकता दी। एक छोला नाम के ब्राह्मण थे, उनको मृत्युदंड दे दिया, इस आधार पर कि तुमने अल्लाह की निंदा की है। तो अल्लाह की निंदा के आधार पर छोला नाम के ब्राह्मण को मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद फिर जब जहां आरा और कविंदाचार्य सरस्वती, पंडित जगन्नाथ, जहां आरा और कविंद्रनाथ सरस्वती, इन तीनों का प्रभाव जब शाहजहां पर पड़ता है तब उसकी नीतियां उदार होती। एग्जाम्पल के लिए तब वो क्या करता है कि कविंदाचार्य सरस्वती
जो कि ब्रज और अवधी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे, उसने प्रयागराज और बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। जगन्नाथ पंडित या जगन्नाथ पंडित, जो रास गंगाधर नाम की किताब, प्रसिद्ध किताब है रास गंगाधर, रास गंगाधर के लेखक थे जगन्नाथ पंडित। जगन्नाथ पंडित भी का प्रभाव पड़ता है और जहां आ रहा, फिर इसने वृंदावन के वैष्णव मंदिर को दान दिया, अहमदाबाद के जैन शांतिदास को अनुदान दिया, झरोखा दर्शन और तुलादान वाले पर दोबारा मनाए गए। तो बस एक सवाल यहां से आ जाता है कि कवींद्राचार्य सरस्वती ब्रज भाषा और अवधी भाषा के कवि थे, वो भी जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने कल्पकात प्रशस्ति भी लिखी थी शाहजहां के लिए, और जगन्नाथ पंडित ने रास गंगाधर की रचना की। देखो, शाहजहां का जो काल है ना, इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसके समय में बहुत सारी इमारतें बनी, जिसमें सबसे फेमस है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है, और ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि यह हुमायूं का जो मकबरा था, उसको आधार बना करके ताजमहल बनाया गया था। तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। मुमताज महल का मकबरा है, यह सफेद संगमरमर से बना है। इसकी रूपरेखा उस्ताद ईशा ने तैयार की थी, और मुख्य जो इसका आर्किटेक्ट था वो अहमद लाहौरी था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार का नाम क्या था। तो ताजमहल का जो चीफ आर्किटेक्ट था वो अहमद लाहौरी था। हालांकि इसका जो कंसेप्ट है वो उस्ताद ईशा ने तैयार किया था, जो कंसेप्ट है वो उस्ताद ईशा ने तैयार किया था। ठीक है, लाल किले का निर्माण दिल्ली में करवाया गया और शाहजहांबाद में। इसमें दीवान ए आम और दीवान ए खास है। इसके पश्चिमी दरवाजे को लाहौरी दरवाजा बोलते हैं और दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली दरवाजा बोलते हैं। दिल्ली में ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, लाल पत्थर और संगमरमर से, बड़ी प्रसिद्ध है। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में करवाया। ठीक है, शालीमार बाग का निर्माण श्रीनगर में करवाया, और शीश महल का निर्माण लाहौर में करवाया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने भी इसमें कुछ मरम्मत करवाई थी। अब सवाल पूछा गया है कि शाहजहां के द्वारा शीश महल का निर्माण कहाँ करवाया गया। तो शीश महल भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन शाहजहां ने जो शीश महल बनाया था वो लाहौर में बनाया। ताजमहल कहाँ बनाया गया? आगरा में बनाया गया। मोती मस्जिद ये भी आगरा में बनाई गई। शालीमार बाग ये श्रीनगर में बनाया गया। लाल किला और जामा मस्जिद ये दोनों दिल्ली में बनाए गए। लाल किले में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। लाल किले में ही दीवान ए आम और दीवान ए खास था। और जो सिंहासन था, शाहजहां का सिंहासन बड़ा मशहूर रहा है। शाहजहां के सिंहासन को कहा जाता था मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, सोने चांदी आभूषण से बना हुआ। इसी में कोहिनूर हीरा लगा था साथियों। ठीक है, मीर जुमला नाम के व्यक्ति ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा ला करके दिया था। मीर जुमला नाम के व्यक्ति ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा ला करके दिया था। पहला मुगल बादशाह था जिसके नहीं, पहला बादशाह नहीं था, सॉरी, मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया था, बाद में वो भी इसमें लगाया गया। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसे बादल खान के द्वारा डिजाइन किया गया था, और इसमें पितरा दुरा का जड़ाऊ कार्य किया गया था। इसके पीछे पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अब देखो, ये कहानी ना जुड़ जाती है पुरानी चीजों से। पितरा दुआ नई शैली तो है नहीं। पितरा दुआ को इंट्रोड्यूस किसने किया था? नूरजहां ने। नूरजहां ने अपने पिता एतमाद उद्दौला, जिनका मूल नाम गियास बेग था, उसका मकबरा बनवाया था आगरा में, और उसमें पहली बार पितरा दुआ शैली का प्रयोग हुआ था साथी। पहली बार पितरा दुआ का प्रयोग किया गया था। दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो इसी तरह जो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन बनाया गया, इसमें भी पितरा दुआ शैली का प्रयोग हुआ। बादल खान ने इसको डिजाइन किया था, और पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। मीर जुमला ने ही शाहजहां को लाकर के दिया था कोहिनूर हीरा। ये ताजमहल का जस्ट एक पिक्चर है। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया। अब देखो, यहीं पे सवाल फंसाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, लेकिन आगरा में एक और जामा मस्जिद है अकबर के अलावा, वो जहांआरा ने बनवाई थी। फिर शाहजहां ने दिल्ली में दारुल शफा नाम का अस्पताल था और एक कॉलेज की स्थापना की। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन
फ्रेंच यात्री बर्नियर ने किया है, बर्नी यात्री ने किया है, और इटालियन यात्री मनुची, ये वही मनुची है जो दारा शिकोह का तोपखाना भी चलाता था और एक चिकित्सक भी था। तो अब ये पूछा जाता है कि बर्नियर कौन था, तो बर्नियर एक फ्रेंच यात्री था। ये वही बर्नियर है कि जब दारा शिकोह को फांसी दी जाती है तो बर्नियर अपनी आंखों के सामने उसको मरता हुआ देखता है। मनुची भी साथ में था दारा शिकोह के। ठीक, तो इनके नाम आ जाते हैं कि बर्नियर कौन था, ट्रेवेनियर कौन था। तो ये छोटी छोटी बातें यहां से प्रश्न बनते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अन्य तथ्यों की बात करें हम, तो राजकवि कलीम थे। राजकवि कलीम थे जो कि ईरानी कला में बहुत मशहूर थे। प्रमुख चित्रकारों में मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। प्रमुख संस्कृत कवियों में वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दी थी। संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। जहां आरा को पादशाह बेगम या बेगम साहब कहा जाता था। जहां आरा को, यहां से एक प्रश्न बनता है, जहां आरा को शाहजहां और औरंगजेब दोनों ने प्रथम महिला की उपाधि दी थी। साम्राज्य की प्रथम महिला या साहिबा तुज जमानी का खिताब जहां आरा को मिला था। जहां आरा के गुरु का नाम मुल्ला शाह बदख्शी था। जहां आरा की जीवित संतानों में सबसे बड़ी संतान जहां आरा ही थी, शाहजहां के जीवित संतानों में। ये मखफी नाम से कविताएं लिखती थी। चांदनी चौक को डिजाइन किया था। फ्रांस के चिकित्सक और इतिहासकार बर्नियर ने यह लिखा है कि जहां आरा और शाहजहां के बीच अपवित्र संबंध थे। शाहजहां के काल में 1530 से 1532 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा। इसका उल्लेख अंग्रेज के व्यापारी पीटर मुंडी ने किया है। अब सवाल क्या पूछा गया कि पीटर मुंडी कौन था, तो एक अंग्रेज का व्यापारी और यात्री था जो भारत आया था, उसका नाम पीटर मुंडी था जिसने ये उल्लेख किया है। तो बस ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, दारा शिकोह की बात करते हैं। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल कहा था शाहजहां ने। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। सीधा प्रश्न आता है कि किसे शाह बुलंद इकबाल कहा जाता था, तो दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल कहा जाता था। जन्म अजमेर में हुआ था। ये बहुत उदार विचारों का था, इसलिए लैनपूल ने इसे लघु अकबर कहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसे लघु अकबर कहा जाता है, दारा शिकोह को। कादरी संप्रदाय के सूफी संत मुल्ला शाह इसके गुरु थे। शाहजहां ने कंधार अभियान के बाद शाह बुलंद की उपाधि दी थी। इसने सिर्र ए अकबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्र ए अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था फारसी में। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था, तो वो थे दारा शिकोह। दारा शिकोह ने किस नाम से कराया, सिर्र ए अकबर, खुद नहीं लिखा, अनुवाद करवाया, खुद नहीं किया। तो सिर्र ए अकबर किताब नहीं है दारा शिकोह की। दारा शिकोह की जो किताब है वो है मज्म उल बहरीन। ये किताब एक इंपॉर्टेंट किताब है, मज्म उल बहरीन। ये दारा शिकोह ने खुद लिखी थी। लेकिन सिर्र ए अकबर ट्रांसलेशन था किसका, 52 उपनिषदों का। किस भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक है, फिर भागवत गीता का भी फारसी में अनुवाद कराया। वेदों को ईश्वरीय कृति माना। ये सारे काम जो मनुची था जो कि इटली का था, वो दारा शिकोह का तोपची और चिकित्सक था। इसने एक एल्बम तैयार किया था और आज भी ये लंदन के इंडिया हाउस में रखा हुआ है। इंडिया हाउस में रखा हुआ है। दारा शिकोह को अंततः औरंगजेब फांसी की सजा दे देता है और फांसी की सजा देने के बाद उसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया है। तो दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल कहते हैं। मज्म उल बहरीन उसकी किताब का नाम था। संत मुल्ला शाह उसके गुरु थे। लघु अकबर कहा जाता है। उपनिषदों का अनुवाद करवाया। वेदों को ईश्वरीय कृति माना और मनुची इसके तोपची का नाम था। याद रखेंगे। ठीक, आखिर में हम उत्तराधिकार के युद्ध की बात करते हैं और कैसे औरंगजेब अगला शासक बनेगा, इसकी पृष्ठभूमि हम तैयार कर लेते हैं। देखो, कहानी ये हो गई साथियों कि एक खबर फैल गई। खबर ये फैल गई कि शाहजहां मर चुका है। शाहजहां मरा नहीं था, अफवाह फैल गई कि शाहजहां मर चुका है। अब उसके बेटे दारा शिकोह है, शुजा है, औरंगजेब है और मुराद है। ये चारों ही बादशाह बनना चाहते थे। तो ये चारों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं
इसी को उत्तराधिकार का युद्ध कहा गया है, बैटल ऑफ सक्सेशन कहा गया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी संख्या 4 है। अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि उत्तराधिकार के 5 युद्ध हुए थे, 5 अलग अलग बैटल हुए थे, जिनका क्रम है: पहले बहादुरपुरगढ़ का युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ, तामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और दौराई या दोहराई का युद्ध। इनका ऑर्डर पूछा जाता है, 3 प्रश्न दे देगा और फिर कहेगा कि इनके क्रम से जमाओ, इनको ऑर्डर में अरेंज करो। तो इसमें पहला है बहादुरगढ़ का युद्ध। ये 14 फरवरी 1658 को हुआ, शाह सुजा और शाही सेना के बीच में। इसमें शाही सेना की जीत हो गई। ठीक है, शाही सेना की जीत हो गई, जिसको लीड कर रहा था दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह। फिर आता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध मुराद और औरंगजेब एक तरफ थे और जसवंत सिंह दूसरी तरफ था। ठीक है, तो इसमें औरंगजेब की विजय हो जाती है और औरंगजेब ने फतेहाबाद नाम का शहर बसाया। इसके बाद आता है सामूगढ़ का युद्ध, जो कि मई 1658 में हुआ था। इसमें औरंगजेब और मुराद एक तरफ और दारा शिकोह दूसरी तरफ। इसमें दारा शिकोह हार गया और अपनी जान बचा करके आगरा की तरफ भागा और यहाँ औरंगजेब ने चाल चलते हुए मुराद को भी खत्म कर दिया। तो अब मुराद भी मर चुका है साथियों, और शाह सुजा भी मर चुका है। सॉरी, शाह सुजा नहीं मरा है, माफ कीजिएगा। फिर एक और युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में हुआ। शाह सुजा बर्मा भाग गया और बर्मा में उसकी डेथ हो जाती है। फिर आखिरी युद्ध होता है देवराई का युद्ध, जो अप्रैल 1659 को हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ाई होती है। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में 2 लड़ाइयां होती हैं। एक सामूगढ़ का युद्ध, इसमें भी औरंगजेब जीता था, और दूसरा देवराई का युद्ध, इसमें भी औरंगजेब जीतता है। दारा शिकोह को पकड़ लिया जाता है और उस पर ईश्वर की निंदा करने का आरोप लगाया जाता है और उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। इस तरह दारा शिकोह का अंत होता है। बर्नियर ये सारा घटनाक्रम देखता है और दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे में अर्थात दिल्ली में दफना दिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है शाहजहां की। ये पूरी कहानी है उसके स्थापत्य कला की, ताजमहल की। तो ये बातें आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न आते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न नहीं आए हैं, वास्तुकला से प्रश्न बहुत आते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अब हमारे 3 टॉपिक रह गए, एक औरंगजेब, एक प्रवर्ती मुगल और एक प्रशासन और अन्य तथ्य। तो इन 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे और मुगल और मध्यकालीन इतिहास हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।